Hello friends, welcome to my YouTube channel. I am Diwakar and you are watching GS Tales. GS Tales के इस खास सेशंस करंट अफेयर्स स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ चीज़ें थोड़ा क्लेरिफाई करना चाहूँगा कि कुछ दोस्तों के थ्रू मुझे ये संज्ञान में आ रहा है मामला कि वीडियोज़ कुछ लंबी हो जा रही हैं या थोड़ा और शॉर्ट वीडियोज़ बनाया जाए। तो प्रयास तो मेरा वही है, लेकिन जैसे एक्सप्लेनेशन के थ्रू जो फैक्ट आ जाते हैं या जिस तरीके से कहानियाँ बनती हैं, जो तिकड़म लगाए जाते हैं, कुछ इधर उधर की बात का बतंगड़ होता है, वो सारी चीज़ें मिला के वो सबका जो है ना सबका वैल्यू है। उन सारी वैल्यूज़ को मतलब इंक्लूड करने के चक्कर में वीडियोज़ थोड़ी सी लंबी हो जाती हैं। लेकिन ये है कि मकसद जो है, जो पर्पज़ है वीडियो बनाने का, कि आपको जो भी प्रोवाइड किया जाए, जो भी इन्फॉर्मेशन दिया जाए, वो एक तो काम का हो और वो आपको कहीं ना कहीं दिमाग में स्टिक कर जाए ताकि याद रहे कुछ समय तक, ख़ास तौर से यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एंड यूपीएससी प्रीलिम्स के आने तक। तो इसके चक्कर में जैसे अभी कल की बात थी, मिजोरम सेकंड पॉइंट पे है परसेंटेज के हिसाब से और ओवरऑल एग्रीगेट फॉरेस्ट कवर के हिसाब से। लेकिन वहीं पे एक पॉइंट ये जोड़ा गया कि मेघालय और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, इन दोनों में जो है बारिश ज़्यादा होती है। अंडमान में तो काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है ना, एवरग्रीन फॉरेस्ट वहाँ पे पाया जाता है। और मेघालय भी मौसिन राम सबसे ज़्यादा, दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश वाला जगह है। उसके बाद चेरापूंजी है। ये दोनों जगह जो है मेघालय में ही है। ये सारी चीज़ें जोड़ने के पीछे थोड़ी सी जो कहानी बनती है, इससे ये पता मतलब एक एक्स्ट्रा फैक्ट्स तो आपको मिलती हैं, आपको साथ ही साथ ये भी पता चल जाता है कि हाँ 2-3 बार उसमें रिवाइज हो जाता है ना, मिजोरम इनसे आगे है तब भी 85% फॉरेस्ट कवर के साथ मिजोरम स्टेट्स में नंबर 1 पे है। जबकि अगर ओवरऑल इंडिया में देखा जाए तो जो लक्षद्वीप है वो 90% ऑफ फॉरेस्ट कवर के साथ इंडिया में नंबर 1 पे है। और एग्रीगेट में अगर फॉरेस्ट कवर देखा जाए तो आपका मध्य प्रदेश नंबर 1, मिजोरम सेकंड एंड थर्ड प्लेस पे है छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों की जो थोड़ी सी कहानियाँ बनाई जाती है, उसके चक्कर में हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन जाए, लेकिन आप उस चीज़ को चेरिश करिए। आपको ये फील होना चाहिए कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स या ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप रिटेन कर पाएँ, ठीक है, उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाए। तो चलिए शुरू करने से पहले वही आखिरी अपील कि मेरा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा हो, काम का लग रहा हो, दिमाग में कुछ चीज़ें बैठ रही हों, याद हो रही हों, है ना, तो इसको ज़रूर सपोर्ट करें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और अगर नए हों तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में आप बताएं कि क्या पॉइंट आपको अच्छा लगा या क्या और आप एक्सपेक्ट करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि काफ़ी मेरे साथी ऐसे हैं जो पॉइंट आउट कर रहे हैं कुछ अच्छी बातें भी, और जो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे इम्प्रूव करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छा लगता है, मैं उस पर ज़रूर गौर करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट 2023। रिपोर्ट्स अक्सर पूछी जाती है, इंडेक्स अक्सर पूछे जाते हैं, है ना, सारे एग्ज़ाम्स में। तो टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट 2023 का है। वो पब्लिश किया जाता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है, जिसको शॉर्ट में UNCTAD बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट 2023। तो इसमें क्या कहा गया है, ज़्यादातर तो ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात की गई है और उसके थ्रू जो डेवलप कंट्रीज़ हैं एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके बीच में जो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी क्रिएट हो रही है ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ के फील्ड में, इसके रेस में कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे रह जा रहा है, इसी के बारे में टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ में क्या क्या आती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया आपका, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गई, ये सारी चीज़ें जो है आती हैं। UNCTAD का मानना है कि इस फील्ड में जो है इकोनॉमिक इनइक्वलिटी जो है ग्लोबल लेवल पे बढ़ रही है, अर्थात डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं। कैसे, वो आगे की स्लाइड में देखेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि जैसे एक आंकड़ा निकाला गया 2018 से 2021 के बीच में, ठीक है, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनकी जो ग्रीन टेक्नोलॉजी का ओवरऑल जो मार्केट है वो 2018 में 60 बिलियन से बढ़ के 156 बिलियन हो गया 2021 में, है ना। और लेकिन वहीं अगर तुलना किया जाए डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ
तो उनका जो है 57 बिलियन से सिर्फ 75 बिलियन ही हो पाया। इसमें भी कह रहा है, यूनोक्टैड कह रहा है कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो इसका फ़ायदा ले सकती हैं, जैसे कि इंडिया, चाइना जो है ये फिर भी फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़, अगर अफ्रीकन कंट्रीज़ की देखा जाए या एशियन कंट्रीज़ भी मोस्टली, वो उनके बीच में जो है ग्लोबल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का दायरा बढ़ रहा है। ठीक है, इन ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ के फील्ड में कह रहे हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको क्या करने की ज़रूरत है, उनको फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़। अब देखिए ये एक टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स आया था, पेपर में आया था यूपीएससी में, वैसे फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ क्या होती हैं इसको भी आपको जानना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गया, ड्रोन्स हो गए, सोलर पावर हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्रंटियर टेक्नोलॉजी रेडीनेस इंडेक्स, इस रिपोर्ट में ये एक और रिपोर्ट भी जोड़ा गया है, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी रेडीनेस इंडेक्स। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कि आप जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको फ्रंटियर टेक्नोलॉजी का एडवांटेज लेना चाहिए। उन्हें जो है अपने एनवायरमेंटल साइंस वाले, टेक्नोलॉजी वाले ना, इनोवेशन वाले, इन सारे जितने भी पॉलिसीज़ हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ हैं, उन सबको इस तरीके से अलाइन करना चाहिए जिससे कि फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ का उसमें उपयोग ज़्यादा हो सके। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ इस ग्लोबल कोऑपरेशन का यूनाइटेड के अकॉर्डिंग ये है। चलते हैं थोड़े से और इस डीप देखते हैं इस रिपोर्ट में और क्या क्या कहा गया है। वही कह रहा है कि इस फील्ड में, ग्रीन फील्ड में एंड फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के फील्ड में आप अपना इन्वेस्टमेंट प्रियोरिटाइज करिए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेक्टर्स में, जिससे क्या होगा कि जो कंज्यूमर का डिमांड है वो शिफ्ट होगा, उसको इंसेंटिव मिलेगा टूवर्ड्स ग्रीनर गुड्स, है ना, ग्रीनर गुड्स मिलेंगे, ग्रीनर गुड्स की तरफ कंज्यूमर का जो डिमांड शिफ्ट होगा, उन्हें इंसेंटिवाइज किया जाएगा, उनका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो इन्वेस्टमेंट होगा उसको बूस्ट मिलेगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इन सारी चीज़ों में प्रियोरिटाइज करना है डेवलपिंग कंट्रीज़ को। उसने थोड़ा एक और तरीका बताया है कि किस तरीके से इसको किया जा सकता है, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ को कैसे इंसेंटिवाइज किया जाए। उसके लिए कह रहे हैं कि टैरिफ्स जो हैं, सब्सिडीज़ दिया जाए, पब्लिक प्रोक्योरमेंट की फैसिलिटीज़ उनको दी जाए, जो इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, है ना, उनको ये थोड़े से रियायत दिया जाए। जो कहते हैं कि टैरिफ्स में, सब्सिडीज़ में, पब्लिक प्रोक्योरमेंट में डेवलपिंग कंट्रीज़ को रियायत देना चाहिए, जिससे कि वो जो है करंट लेवल पे जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके साथ compete कर सकें, है ना, और अपना एक्सपोर्ट को ज़्यादा कम्पिटिटिव बना सकें। ठीक है, ये एक बड़ा ही अच्छा आर्टिकल था। इसमें सबसे पहले तो इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी रिपोर्ट जो है, जो यूनोक्टैड द्वारा रिलीज़ किया गया, ये आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एंड फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स, ये उसी में इंक्लूड किया गया है, ये भी आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ये रिलीज़ करता है ये रिपोर्ट, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। लेकिन बाकी जो चीज़ें मैंने डिस्कस करी वो आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, बहुत ही खास चीज़ें, खास टर्मिनोलॉजीज़ मैंने इंक्लूड किया अपने स्लाइड में, इसको खास तौर से आप ध्यान दें। ऐसे ही ना जान दिया जाए, जो खास तरीके से टर्मिनोलॉजीज यूज़ की जाती है ना, उसका मकसद होता है कि आपको कुछ न कुछ टर्म्स ऐसे याद हो जाएं जिससे कि आप डायरेक्टली मेंस के पेपर में उसे हूबहू प्रोड्यूस कर सकें, वो बहुत अच्छा आंसर बन जाता है आपका। ठीक है, जैसे कि फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़, ये भी आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली स्लाइड देखते हैं। युगांडाज एंटी होमोसेक्सुअलिटी बिल 2023, युगांडा ने एंटी होमोसेक्सुअलिटी बिल पास किया है। दो टर्म्स हैं, एक है होमोसेक्सुअलिटी और दूसरा है हेट्रोसेक्सुअलिटी। होमोसेक्सुअलिटी वो होता है जिसमें सेम जेंडर के, जैसे मेल टू मेल या फीमेल टू फीमेल, जैसे वो बोलते हैं ना LGBTQ कम्युनिटी, है, लेस्बियन हो गया, गे हो गया, वो सारे लोग मतलब वो सेक्सुअल रिलेशन में ना आए, इसका एक बिल पास किया गया है युगांडा में, एंटी होमोसेक्सुअलिटी बिल। और वहीं हेट्रोसेक्सुअलिटी क्या होता है, हेट्रोसेक्सुअलिटी वो होता है जो अब तक दुनिया नेचुरल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ मानती आई है, जैसे मेल फीमेल के साथ। ठीक है, तो वो हेट्रोसेक्सुअल होता है। तो युगांडा जो है हेट्रोसेक्सुअल को सपोर्ट करता है, होमोसेक्सुअलिटी को अपोज करता है। ये बिल एक आप मीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मतलब याद कर सकते हैं,
लेकिन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से युगांडा की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जनरली जैसे आप जानते हैं कि अफ्रीकन कंट्रीज़ के जो मैप बेस्ड क्वेश्चन हैं, प्लेसेस जो न्यूज़ में रहते हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए मैं उसका एक मैप लेके आया हूँ। ठीक है, इसमें आप देखेंगे ये जो लेक विक्टोरिया है, ठीक है, ये लेक विक्टोरिया युगांडा से जुड़ी हुई है। ठीक है, युगांडा आपका इक्वेटर से होके जाता है, आप देख सकते हैं इक्वेटर से होके जा रहा है। ठीक है, और एक चीज़ और, युगांडा जो है लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री वो होता है जिसका कि समुद्र से कनेक्शन डायरेक्टली ना हो। ठीक है, मतलब उसके किनारे किनारे लैंड, जो लैंड से लॉक्ड हो, उसको बोलते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री। अच्छा, युगांडा के बारे में एक खास चीज़ ये भी है कि युगांडा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन के बेस पे लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक है, लैंड लॉक्ड कंट्री के मामले में, पॉपुलेशन के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंट्री है। पहली कौन सी है? पहली है इथियोपिया। पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। वैसे तो ओवरऑल जो मतलब एरिया के बेस पे अगर बात किया जाए तो कजाकिस्तान, कजाकिस्तान जो है आपका सबसे बड़ा देश है जो लैंड लॉक कंट्री है। और उसके ही ऊपर, उसके बगल में है आपका जिसकी कैपिटल है उलान बटोर, मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया में 2015-16 में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी गए थे, तो उसकी कैपिटल के बारे में, उलान बटोर के बारे में सवाल पूछ लिया था यूपीएससी ने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद करनी ज़रूरी हैं। अच्छा, युगांडा को ये भी बोला जाता है ना अफ्रीका का जो पर्ल ऑफ अफ्रीका। विंस्टन चर्चिल जो वहाँ के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, मतलब थे पहले अमेरिका के, यूएसए के, उन्होंने उसे पर्ल ऑफ अफ्रीका बोला था युगांडा को। क्यों? क्योंकि इसमें मतलब नेचुरल ब्यूटी, वाइल्ड लाइफ ब्यूटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अभी देखिए ये युगांडा जो है ओवरऑल लैंडलॉक कंट्री है, लेकिन इसका 26% ऑफ द एरिया इज कवर्ड बाय लेक्स एंड रिवर्स। लेक विक्टोरिया आप देख ही सकते हैं। ठीक है, ये कुछ चीज़ें थी जो युगांडा के बारे में आपको जानना था। इक्वेटर इससे होके जाता है। ठीक है, अभी मैं एक और मैप लेके आया हूँ, उसमें थोड़ी चीज़ें और डिस्कस करते हैं हम लोग। जैसे कि युगांडा की कैपिटल जो है कंपाला है। ठीक है, अभी कल ही की न्यूज़ में मैंने एक स्लाइड में ये बताया था, इस मैप को डिस्कस किया था, जिसमें ताकि बुरुंडी में पहली बार, पिछले 30 सालों में पहली बार जो है पोलियो का आउटब्रेक देखा गया। ठीक है, तो बुरुंडी का मैप हम कल क्लियर कराए थे, आज भी आप देख सकते हैं। बुरुंडी यहाँ पर है। ठीक है, उसकी कैपिटल है बुजुम्बरा। ओके, उसकी कैपिटल बुजुम्बरा है, और उसके राइट साइड में है केनिया, और उसके नीचे है ये रहा आपका तंजानिया। कीनिया छोटा शब्द है। ओके, अब मैं याद करा रहा हूँ आपको कि कैसे जो है कौन किसके ऊपर है, कौन किसके साइड में है, लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है। ठीक है, आपको ये भी यहाँ से याद होना चाहिए कि युगांडा के साथ साथ कीनिया भी इक्वेटर से मतलब कीनिया से भी इक्वेटर होके गुजरता है, साथ में साथ ये हो गया आपका सोमालिया भी। ठीक है, कीनिया जो वर्ड है वो अपने आप में छोटा वर्ड है तंजानिया से। ठीक, तंजानिया से छोटा वर्ड है, अर्थात कीनिया छोटी कंट्री है तंजानिया से, आप उसमें एरिया में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जो बड़ा होता है वो बेस पे होता है, उसके ऊपर दुमाला तिमाला बनाया जाता है। अगर मंजिल की बात करें, मकान की बात करें, तो कीनिया छोटा इसलिए ऊपर है, तंजानिया शब्द में बड़ा है, एरिया में बड़ा है, इसलिए नीचे है। ठीक है, और कीनिया के लेफ्ट साइड में है युगांडा। युगांडा ने एंटी होमोसेक्सुअलिटी बिल पास किया है। ठीक है, युग के खिलाफ चल रहा है युगांडा, क्योंकि आज जनरली क्या है, पूरी दुनिया जो है प्रोग्रेसिव थॉट के चक्कर में मतलब होमोसेक्सुअलिटी को बहुत प्रमोट कर रही है। ठीक है, एलजीबीटीक्यू के अधिकार दिए जा रहे हैं, लेकिन युगांडा उसके अपोजिट चल रहा था, जो करंट युग चल रहा है उसके अपोजिट चल रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कुछ कनेक्ट हुआ होगा। युगांडा के नीचे है रवांडा, एक छोटी सी कंट्री है। ठीक है, उससे लगी हुई है, फिर उससे नीचे है आपका बुरुंडी। ओके, आशा करते हैं कुछ न कुछ आपका मैप का एरिया कुछ क्लियर हुआ होगा। इसमें एक चीज़ हम लोग और देख सकते हैं, ये जो इरिट्रिया का पोर्शन हो गया। ठीक है, इरिट्रिया का पोर्शन हो गया यहाँ से, और फिर ये है जिबूती, ठीक, इथियोपिया एंड सोमालिया।
इन चारों कंट्रीज को बोला जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इन चारों कंट्रीज को मिला के ऐसे, क्योंकि हॉर्न मतलब होता है सींग जैसा ना, ये देखिए सींग जैसा बन रहा है, इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है। और इसी में कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर देखा जाए तो ये होगा कि ये जो चीज़ है, आई थिंक इसमें ज़्यादा क्लियर करते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला रीजन, यहाँ पे ये सब। ठीक है, सोमालिया हो गया और इथियोपिया, इरिट्रिया एंड जिबूती। अब ये है रेड सी, लाल सागर। ठीक है, ये है रेड सी। रेड सी जो है कितनी कंट्रीज से मतलब टच करता है, ये एक अच्छा फैक्ट है, आपको जानना चाहिए। जैसे कि हो गया इधर है यमन। ठीक है, ये हो गया यमन, इसी में देखते हैं, यहाँ पर है ये यमन हो गया। ठीक है, यमन है, और ये हो गया आपका सऊदी अरेबिया, यहाँ से पूरा हिस्सा। ठीक है, ये जो है ये इजिप्ट हो गया। ठीक है, और ये है सूडान एंड ये है इरिट्रिया। ठीक है, इरिट्रिया। तो 5 कंट्रीज, इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया एंड सऊदी अरेबिया एंड यमन, इन 5 कंट्री को टच करता है रेड सी। ठीक है, उसके नीचे आ जाता है ये जो एरिया है, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ अदेन। ठीक है, इसको गल्फ ऑफ अदेन बोला जाता है। ऐसा करते हैं कि आपको कुछ क्लियर होगा। और ये हो गया आपका पर्शियन गल्फ, इसको कल बताया था ना, सिनिया आइलैंड यहाँ पे है, जो कि यूएई का पार्ट है। ओके, मैप को ऐसे थोड़ा थोड़ा करके देखते रहिए, आपके काफ़ी आधे क्वेश्चंस वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। लेक विक्टोरिया भी आप याद रख सकते हैं, एक ऐसी जगह पे है जो युगांडा हो गया, तंजानिया एंड कीनिया, ये सारी तीनों कंट्रीज जो हैं इसको टच करती हैं। अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। लेक नेट्रन। लेक नेट्रन एक बहुत ही अल्कलाइन लेक है जो कि तंजानिया में पाया जाता है। ठीक है, तंजानिया अभी आपने देखा, कीनिया के नीचे ये जो एरिया है ये तंजानिया है, ये कीनिया है। ठीक है, तो इस कीनिया में, तंजानिया में लेक नेट्रन पाया जाता है। क्यों खास है ये, इतना ज़्यादा अल्कलाइन है ये। ठीक है, अल्कलाइन का मतलब होता है कि जिसका पीएच मान जो है, जिसमें सॉल्ट की मतलब कंपोनेंट बहुत ज़्यादा हो, पीएच मान 7 से प्लस हो, बेसिक हो। ठीक है, वो अल्कलाइन लेक कहलाता है। अभी इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा ही मात्रा में सॉल्ट पाया जाता है। ये आपका इतना खूबसूरत सा नज़र आ रहा है, देखने में तो काफ़ी मतलब मिसमराइजिंग सा है, काफ़ी मनमोहक सा है ये लेक, लेक नेट्रन। ठीक है, लेकिन क्या है, इसमें इतना ज़्यादा मतलब सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा है, इतना ज़्यादा एल्कलाइन ये लेक है, यहाँ पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट हो गया या पक्षी हो गए या इसमें फिश हो गई, ये सब नहीं पाई जाती हैं, मतलब इनके रहने के लिए सुटेबल नहीं है ये। ठीक है, यहाँ जो आप ये देख रहे हैं, पर्वत पहाड़ देख रहे हैं, यहाँ से रॉक्स आती हैं, सॉल्ट्स आते हैं, अक्सर इसमें मिल जाते हैं, जिसकी वजह से ये मतलब रहने के लिए, ऑर्गेनिजम्स के लिए रहने के लिए उचित इन्वायरमेंट नहीं देता है। यही देखिए कि इसको जो बोलते हैं ना, होस्टाइल कंडीशन दैट मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर द मोस्ट एनिमल्स टू सर्वाइव। लेक्स में क्या, साल्ट, सोडा, मैग्नीसाइड डिपॉजिट, ये सब मैंने आपको बता दिया। दोस्तों, एक चीज़ आपने अक्सर सुनी होगी, कहते हैं कि कहीं भी जाओ अपने आँख और अपने कान खुले रखो। ठीक है, उसका मतलब ये होता है कि थोड़ा सा ऑब्जर्विंग कैपेसिटी आपकी होनी चाहिए, जहाँ भी जाएँ चीज़ों को ढंग से देखें, ऑब्जर्व करें। जैसे अगर आपको न्यूटन का एग्जांपल दिया जाए, न्यूटन ने जब गुरुत्वाकर्षण की खोज की तो बस वही एक चीज़ थी, कह सकते हैं कि उनकी तीसरी आँख ही काम की, जहाँ पर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हाँ ऊपर से क्या गिर रहा है। ऐसा नहीं कि पहली बार सेब गिरा था। ठीक है, बहुत लोगों ने देखा था, लेकिन उस तरीके से नज़र, उस तरीके की जो साइंटिफिक नज़र थी वो न्यूटन के पास थी। तो उन्होंने देखा, फिर उसके बाद जो है ग्रेविटेशनल फोर्स का, ग्रेविटी का उन्होंने मतलब खोज किया। उसी तरीके से एक ग्लेशियोलॉजिस्ट हैं क्लाउडे लोरिस, ये हैं क्लाउडे लोरिस। ठीक है, ये क्या है कि ये 91
की एज में इनकी मतलब एक्सपायर हो गए ये अभी हाल ही में। तो इनकी खूबी ये है ना कि जब ये फ्रांस से हैं, अराउंड 55-56 के आसपास ये अंटार्कटिका का विजिट करने गए थे। ठीक है, एक दो बार, फिर दूसरी बार 65 में ये वहाँ का विजिट करने गए। तो वहाँ क्या चल रहा था, ये लोग पार्टी कर रहे थे, तो वहीं से जो बर्फ़ थी उसको उठा के अपने बियर में, अपने शैम्पेन्स में डाल रहे थे। तो वहाँ फिर इन्होंने देखा कि जो बियर की बोतल थी उसमें बुलबुले छन रहे थे कुछ। ठीक है, बुलबुले छन रहे थे, तो इनको मतलब अजीब लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर इन्होंने थोड़ा मतलब अपना दिमाग लगाया कि ये जो है, ये इसलिए इसके अंदर इन्वायरमेंट का एयर फंसा हुआ है। मतलब कि वहाँ की जो आइस है उसके अंदर इन्वायरमेंट का एयर फंसा हुआ है, अर्थात कार्बन को लेके कुछ एयर उसमें फंसा हुआ है, जो कि अब गलने पर बुलबुले के रूप में निकल रहा था। तब उन्होंने कहा, ठीक है, तब उन्होंने कहा कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये मैन मेड है। ठीक है, उन्होंने मतलब 66-67 में ही ये बता दिया था कि ये मैन मेड है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अंटार्कटिका पे इतने पहले इन्होंने खोज की। आज हम लोग ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हैं, लेकिन इन्होंने इतने पहले बता दिया था। इसके चक्कर में इनको काफ़ी अवार्ड वगैरह भी दिया गया है। ठीक है, तो क्लाउडे लोरिस का मतलब ये योगदान था कि ग्लोबल वार्मिंग जो अंटार्कटिका पे क्या प्रभाव कर रहा है उसका इन्होंने स्टडी किया था। ठीक है, एनुअल वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, अभी कल ही मैंने इसकी चर्चा की थी, कल नहीं परसों वाले वीडियो में शायद, कि मोदी जी ने 6वां एडिशन, वो जो परीक्षा पे चर्चा वाला एडिशन वो लेके आते हैं ना मोदी जी, 6th एडिशन लेके आए। उसके बाद भी हम उसमें वही बताते हैं कि भाई परीक्षा का टेंशन ना लो, परीक्षा के बाद स्कूल के बाद की लाइफ के बारे में टेंशन ना लो, वो सारी चीज़ें वो बताते हैं। लेकिन फिर भी हमारा जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में जो हमारी रैंकिंग होती है वो काफ़ी पुअर होती है। ठीक है, उससे भी पहले ख़ास बात ये जानना ज़रूरी है कि ये यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा रिलीज़ किया जाता है। ये एनुअल रिपोर्ट है। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है ये एनुअल रिपोर्ट है, हर बार रिलीज किया जाता है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। वर्ल्ड, देखो हम इसको कैसे याद करते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात है। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सॉल्यूशंस होंगे तो हैप्पीनेस आएगा ही आएगा। मेरे दिमाग में ये चीज़ स्ट्राइक कर गया है। आप भी कुछ इस तरीके से अपना कुछ तरीका डेवलप करें जिससे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आपको पता चले कि यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने रिलीज़ करता है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि फिनलैंड के बारे में मैंने एक कल एक फैक्ट बताया था बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखिए मतलब कंटेंट देखिए, इस तरीके का कंटेंट लाया जा रहा है कि चारों तरफ से न्यूज़ में कहीं ना कहीं रह रहे हैं। तो ये इतना सॉलिड, इतना इंटेंस कंटेंट वाला लेक्चर होता है, सेशन होता है कि आपको तो बोर नहीं होना चाहिए, दूसरी चीज़ बहुत इंटरेस्ट से देखना चाहिए, सुनना चाहिए, ताकि क्या पता कहाँ से कौन सा इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, फिनलैंड ने टॉप किया है, सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश रहने वाली कंट्री है, लगातार 6वीं बार, मतलब रिकॉर्ड देखिए, लगातार 6वीं बार फिनलैंड ने ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा रिलीज की जाती है, लगातार फिनलैंड ने 6वीं बार टॉप किया है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बार बार रिवाइज कर देता हूँ ना, कि चाहता हूँ कि जब आप मतलब ना देख रहे हों, ऐसे ही सुन रहे हों, तब भी आप जो इसको याद कर सकें। ज़रूरी नहीं कि आप स्क्रीन देख ही रहे हो, आप जो है अपना मोबाइल ऑन करके जैसे खाना खा रहे हो या कुछ और ऐसा काम कर रहे हो, ईयरफोन लगा के ऐसे ही वॉल्यूम फुल करके देख सकते हैं, तो चीज़ें याद रहें। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट में क्या है कि टॉप 10 कंट्रीज में टॉप 9 तो जो हैं वो हैं यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है, 10वीं पोजीशन पे सिर्फ एक कंट्री है जो है न्यूजीलैंड। तो ये देखने वाली बात है कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो हैप्पीनेस के मामले में काफ़ी आगे हैं। ठीक है, अब कौन कौन से फैक्टर्स पे ये रैंकिंग रिलीज होती है, तो फैक्टर्स सच एज सोशल सपोर्ट, ठीक है, सोशल सपोर्ट हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब जीवन की प्रत्याशा, कितने दिन तक कौन इंसान जीवित रहेगा, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, ऑब्वियसली लाइफ मतलब ज़्यादा दिन तक जीवित रहेंगे जब तक आप खुश रहेंगे,
आपको सारी फैसिलिटीज़ सही से मिलेंगी, टाइमली मिलेंगी, आपको अच्छा फील होगा, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है। फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, आप क्या चाहते हैं उसका फ्रीडम आपके पास होना चाहिए। जनरसिटी एंड परसेप्शन ऑफ करप्शन, ठीक है, उदारता एंड करप्शन के बारे में, करप्शन का माहौल कैसा है, जनरल पब्लिक का परसेप्शन करप्शन के बारे में कैसा है, इन सारी चीज़ों को, इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते करते हुए ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसी बात में एक और पॉइंट इसमें जोड़ना चाहूँगा, परसेप्शन ऑफ करप्शन, ये एक फैक्टर है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन इसका एक इंडेक्स होता है परसेप्शन ऑफ करप्शन इंडेक्स, ठीक है, जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संस्था है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, वो रिलीज़ करती है परसेप्शन ऑफ करप्शन इंडेक्स। ठीक है, ये भी आप इसके साथ याद कर सकें। इंडिया की पोजीशन, हालांकि 10 पोजीशन इम्प्रूव हुई है, लेकिन फिर भी 126वें पे है। इसके पहले पिछले साल 136 पे थी, 126 पे है, अभी भी काफ़ी नीचे है, हालांकि इम्प्रूवमेंट हुआ है। और ये इतने नीचे है कि इसके पहले जानते हैं, नेपाल है, चाइना है, बांग्लादेश, ये लोग इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, इनकी पोजीशन इंडिया से बेहतर है। कभी कभी क्या है कि आरोप लगाया जाता है इस इंडेक्स पे कि पक्षपात करता है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा फेयर एंड फ्री इंडेक्स नहीं है। ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है रिलीज़ करता है, वो बहुत फ्री एंड फेयर नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आप देखिए, इंडिया की रैंकिंग है 126, ठीक है, इंडिया की रैंकिंग है 126, वहीं रसिया की रैंकिंग है 70 एंड यूक्रेन की रैंकिंग है 92। एक साल से ये लोग मार काट कर रहे हैं, आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, ठीक है, यूक्रेन और रसिया की लड़ाई चल रही है, जहाँ देखो वहाँ पे ध्वस्त हुआ यूक्रेन नज़र आ रहा है, ठीक है, दुनिया इनको सपोर्ट कर रही है। उसके बाद रसिया भी अपनी एक तरफ से कहीं ना कहीं खाली होता जा रहा है। उसके बाद भी ये लोग 70th पोजीशन पे हैं और 92nd पोजीशन पे हैं, कैसे हो सकता है? तो इस वजह से डाउट होता है, ठीक है, लेकिन क्या मतलब फेयर रिपोर्ट है ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट? इंडिया को 126 पे, कितने पीसफुल कंट्री है आराम से, लेकिन फिर भी इसको 126 पोजीशन पे करते हैं फिलहाल। ये आपके मेंस का पॉइंट था, लेकिन याद करने वाली बात यही थी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क रिलीज़ करता है, ठीक है। फिनलैंड ने टॉप किया है लगातार 6वीं बार, और टॉप 10 में सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं, सिर्फ न्यूजीलैंड को छोड़कर, जो कि 10th पोजीशन पे। तंजानिया हैज रिसेंटली कन्फर्म इट्स फर्स्ट एवर आउटब्रेक ऑफ मार्बर्ग वायरस, ठीक है, मार्बर्ग वायरस है ये, आप देखें, तंजानिया तंजानिया, कीनिया, ये लोग लगातार न्यूज में बने हैं। आप कंटेंट का मतलब क्वालिटी देखिए, जो मैं मैप दिखा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा चांसेस है किसी न किसी हिसाब से आपके पीसीएस में या स्टेट पीसीएस में या जो है यूपीएससी में पूछा जा सकता है, ठीक है। तंजानिया में अभी एक फर्स्ट एवर आउटब्रेक ऑफ मार्बर्ग वायरस देखा गया, जो कि बहुत ही कंटागियस है, ठीक है, और डेडली वायरस है, वो तेज़ी से फैलता है। डेडली वायरस, अगर टाइम से इसका इलाज नहीं किया गया, प्रोटेक्शन नहीं किया गया, इससे प्रिवेंशन नहीं किया गया, तो डेडली हो जाता है। इससे इससे होता है वायरल हेमोरेजिक फीवर, ठीक है, हेमोरेजिक फीवर होता है, और ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ऐसे देखिए, ठीक है। अब मार्बर्ग वायरस के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि क्या होता है ये इबोला लाइक वायरस होता है, ठीक है। इबोला लाइक वायरस का मतलब क्या? वही वायरस जो कि वायरल हेमोरेजिक फीवर क्रिएट करता है, ठीक है। मार्बर्ग और इबोला दोनों में वो सिमिलरिटी है, ठीक है। एक सिमिलरिटी और है कि दोनों जो वायरस हैं वो फाइलोविराडी फैमिली से, फाइलोवायरस एक वायरस की एक फैमिली होती है, एक टाइप होता है, ठीक है, उस फैमिली से बिलोंग करते हैं दोनों, मतलब इबोला एंड मार्बर्ग दोनों, ठीक है। मार्बर्ग वायरस डिजीज़ जो है, इसकी फर्टिलिटी रेटियो है अप टू 88%, समझ रहे हैं, मतलब 100 में से 88 लोग निपट सकते हैं अगर टाइम से केयर नहीं किया गया। बस इसमें यही चीज़ें इम्पोर्टेंट थी। और कैसे होता है इन्फेक्शन? रिजल्ट फ्रॉम प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू माइंस और केप्स, जो माइंस में होते हैं, माइंस या केप में जो लोग काम करते हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा चांसेज होते हैं, अगर ज़्यादा लंबे समय तक वो काम करते हैं तो मार्बर्ग वायरल डिजीज ये हो जाता है, ठीक है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है, ह्यूमन से ह्यूमन में फैलता है, ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थ्रू, जैसे ब्रोकन स्किन या मुकस मेम्ब्रेन्स,
विद द ब्लड सिक्रेशन, छींक वगैरह आ गई आपकी ऑर्गन्स या अदर बॉडीली फ्लूइड से अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन का दूसरे पर्सन को टच होता है तो ये ट्रांसमिशन वहाँ से हो जाता है, मार्बर्ग वायरल डिजीज़। ठीक है, चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। रिसर्चर्स एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER, जो कि पुणे में है। ठीक है, वहाँ पर उन्होंने डेवलप किया है एक यूनिक मॉलिकुलर स्पॉन्ज लाइक मटेरियल। ठीक है, स्पॉन्ज लाइक मतलब वही सोखता होता है, जैसे आप साइकिल की गद्दी जो होती है जब ख़राब हो जाती है, ख़राब या जब जो भी हो, जो गुलगुला सा पार्ट होता है वो स्पॉन्ज लाइक होता, तो वैसा कुछ एक मटेरियल इन्होंने खोजा है, डेवलप किया है, जो कि पॉल्यूटेड वाटर को बहुत अच्छी तरीके से क्लीन कर सकती है। बहुत अच्छी तरीके से क्लीन कर सकती है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि पहले अभी जो हम क्लीन करते हैं ना, हमारे पास जो भी सिस्टम है क्लीन करने का, वो बहुत मतलब अच्छे से क्लीन नहीं कर पाते हैं। पॉल्यूटेड वाटर को क्लीन करते हैं पर उतनी बेहतर तरीके से नहीं करते हैं जितना कि ये जो IVOFM, जिसको इन्होंने नाम दिया है, IISER पुणे ने नाम दिया है, आयोनिक वायलोजन यूनिट ग्राफ्टेड ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, जिसको IOFM, मुझे लगता है कि ये किसी न किसी प्रीलिम्स में ये टर्म दे दिया जाएगा, खासतौर से UPSC में उसके बाद पूछ लिया जाएगा कि किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये एक ऐसा मटेरियल है जो कि स्पॉन्ज लाइक है और वो पोल्यूटेड वाटर को क्लीन करने में हेल्प करेगा, मदद करेगा। ये ऑब्जर्व कैसे हेल्प करेगा? ऑब्जर्व एंड रिमूव ए वाइड रेंज ऑफ टॉक्सिक कंटामिनेंट्स। ठीक है, अब आ गया आपका मेंस का पार्ट शुरू होता है। टॉक्सिक कंटामिनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? ऑर्गेनिक डाइज, एंटीबायोटिक्स, पेस्टिसाइड्स, आयोडाइड्स, ऑक्सोपोल्यूटेंट्स ना, ये सारी चीज़ें जो हैं इन सबको ये IOFM रिमूव कर सकता है। ठीक है, तो IOFM क्या है? एक ऐसा स्पॉन्ज लाइक मटेरियल है जिसके फुल फॉर्म है आयोनिक वायोलोजन यूनिट ग्राफ्टेड ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, जो कि पोल्यूटेड वाटर को क्लीन करने में हेल्प करेगा। IISER पुणे के द्वारा खोजा गया है, डेवलप किया गया है। ठीक है, These contaminants can pose a direct threat to human health and environment, are commonly found in fresh water sources। ये सब ठीक है। अगला पॉइंट है, इंडियन नेवी ने कोलैबोरेशन किया है सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ। सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ इंडियन नेवी ने कोलैबोरेशन किया, किस लिए? डेवलप करने के लिए आर्म्ड ऑटोनोमस बॉट स्वार्म्स एज पार्ट ऑफ स्प्रिंट इनिशिएटिव। इसमें इंपॉर्टेंट बस यही है, ये जो स्प्रिंट इनिशिएटिव है, ठीक है, ये जो स्प्रिंट इनिशिएटिव है ये इंडियन नेवी का एक इनिशिएटिव है। ओके, आप यही चीज़ देखें। इंडियन नेवी का इनिशिएटिव है, ठीक है, स्प्रिंट इनिशिएटिव, जिसमें इन्होंने मतलब सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ पार्टिसिपेशन किया है कि आर्म्ड ऑटोनोमस बोट स्वार्म्स डेवलप किया जाए। आर्म्ड ऑटोनोमस बोट स्वार्म्स ये होंगे जो ऑटोनोमस बोट होंगे, ठीक है, वो स्प्रिंट इनिशिएटिव के थ्रू डेवलप किए जाएंगे। अब स्प्रिंट इनिशिएटिव क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पिछले साल मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया था ये स्प्रिंट इनिशिएटिव, जिसका मतलब है सपोर्टिंग पोल वॉल्टिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट थ्रू इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। ठीक है, स्प्रिंट का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। स्प्रिंट मतलब किस ऑर्गेनाइजेशन का स्कीम है, तो वो इंडियन नेवी का है, ये पूछा जा सकता है। और इसका एम क्या है? टू प्रमोट एंड डेवलप यूजेज ऑफ इंडिजीनियस डिफेंस टेक्नोलॉजीज बाय डोमेस्टिक कंपनीज। मतलब इसका हो गया कि एक तो अपनी घरेलू कंपनीज हों, है ना, और अपनी ही डिफेंस की टेक्नोलॉजीज हों, लोकल टेक्नोलॉजीज हों, ठीक है, स्वदेश निर्मित जो है। ठीक है, तो आत्मनिर्भर भारत का की तरफ भी ये एक बहुत ही बड़ा कदम है। अभी आपको आगे पता चलेगा अगर की स्लाइड्स में। दिस टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द 75 चैलेंजेस। इंडियन नेवी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के सेलिब्रेशन में, जो कि 75वें साल पर सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो 75 चैलेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं। मतलब ऐसे प्रोग्राम से वो डेवलप करेंगे, उसमें से एक पार्ट है ये स्प्रिंट जो उनकी स्कीम है। ठीक है, ये आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं।
अब इस कंपनी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो प्लेटफॉर्म बनेगा ना, ऑटोनोमस बोट प्लेटफॉर्म बनेगा, वो क्या करेगा, वो कंडक्ट करेगा वैरायटी ऑफ नेवी एंड सिक्योरिटी टास्क इंक्लूडिंग हाई स्पीड इंटरडिक्शन, सर्विलांस, कॉन्स्टेबलरी ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस, रिकॉग्निशन, ये सारी चीज़ें ये कंडक्ट करेगा, ये प्लेटफॉर्म बनेगा। स्प्रिंट नेवी का स्कीम है, ठीक है। एग्रीमेंट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज डिस्क 7। ये डिस्क 7 करके आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, इसलिए हमने इसको अपनी स्लाइड में इंक्लूड किया। डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज डिस्क 7 स्प्रिंट इनिशिएटिव के अंतर्गत आता है। अगला न्यूज़ जो है वो ये है कि ओडिशा हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस हैबिटेट यूएन हैबिटेट फॉर इट्स एफर्ट टू एम्पावर द लाइव्स ऑफ स्लम डेवलपर्स ना, झुग्गी झोपड़ी वाले जो लोग रह रहे हैं उड़ीसा में, उनको एम्पावर करने के लिए, उनको स्लम फ्री स्टेट देने के लिए, जो उड़ीसा गवर्नमेंट की है, जिसके कि सीएम है नवीन पटनायक जी, ठीक है। तो उन्होंने एक स्कीम शुरू किया था जागा मिशन। ये उनका जागा मिशन जो है उसको यूएन हैबिटेट ने सम्मानित किया है, ठीक है। जागा मिशन क्या है, एक ऐसा मिशन है जिससे कि उड़ीसा की जो जितने भी स्लम हैं, ठीक है, उन्हें ख़त्म किया जाएगा, उनको डेवलप करके उनके मतलब रहने खाने की व्यवस्था अच्छी की जाएगी। ये 5T इनिशिएटिव है। 5T इनिशिएटिव में 5 प्रकार के टी हैं उनका, जिसमें उनका मतलब होता है टीम वर्क हो गया, टाइम बाउंड मैनर में काम डिलीवर करना, ट्रांसपेरेंसी होना, है ना, टेक्नोलॉजी यूज करना, ये सब चीज़ें हैं जो 5T इनिशिएटिव में आती हैं। आप इसको भी अपने मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। 5T इनिशिएटिव किसी भी स्कीम में ऐड किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक बातें हैं कि टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, टीम वर्क, है ना, टाइम बाउंड मैनर में काम करना, ये सब। अच्छा, ये दूसरी बार है, ठीक है, सेकंड टाइम इसको ये अवार्ड मिला। 2019 में भी एक बार इसी काम के लिए उड़ीसा को अवार्ड मिल चुका है। तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं उड़ीसा वाले। अभी पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि जो है बिरसा मुंडा जी के नाम पर वहाँ पर एक हॉकी का स्टेडियम खोला गया है राउरकेला उड़ीसा में, है ना। और तमाम चीज़ें बिरसा मुंडा के बारे में हमने डिस्कस करी थी, आप पिछली वीडियोस देखें, आपको काफ़ी उससे हेल्प मिलेगी। ये देखिए, ये है स्लम्स को कैसे कैसे ये लोग डेवलप करेंगे। देख के लग रहा है कि ये स्लम है, ठीक है, ये देखिए ये स्लम लग रहे हैं, तब बढ़िया बढ़िया घर गली लग रही है। तो इस तरीके से जो है जागा मिशन के थ्रू ओडिशा स्लम्स को डेवलप कर रहा है, बढ़िया इनिशिएटिव है। अगले में देखते हैं पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी। ये अपने तरीके का एक पहला इंक्लूसिविटी फेस्टिवल है। इंक्लूसिविटी का मतलब होता है कि तमाम तरीके के भांति भांति प्रकार के डाइवर्स प्रकार के लोग को इंक्लूड करके कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए, ऐसा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाए जिसमें कि जो मतलब अलग अलग टाइप के लोग वहाँ पे उपस्थित हो सकें और पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है। कैसे करेंगे, ये गोवा में हुआ था, खासतौर से आपको पता होना चाहिए। पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी गोवा, इसको मैंने पर्पल कलर में ही रखने का प्रयास किया है, गोवा में हुआ है, ठीक है। गोवा में एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, ठीक है। यूसीसी अंडर आर्टिकल 44 जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। जैसा कि मैंने बताया आपको, फेस्टिवल एम्स टू ब्रिंग पीपल टुगेदर एंड क्रिएट अ वेलकमिंग एंड इंक्लूसिव वर्ल्ड फॉर ऑल। वही इंक्लूसिविटी को प्रमोट करने के लिए कैसे प्रमोट करेंगे, लाइव परफॉर्मेंस होंगी, वैरायटी ऑफ लाइव परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग स्टैंड अप कॉमेडी, डांस, ठीक है, म्यूजिक इवेंट्स इंक्लूडिंग स्पोर्टिंग इवेंट्स भी। स्पोर्टिंग इवेंट्स तो ऐसे चीज़ होती हैं कि जैसे आपने गोल्ड मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की, उसमें क्या होता है ना, टीम आपस में जो है डिवाइडेड होती है, उनकी अपनी ही टीम आपस में डिवाइड होती है। लेकिन स्पोर्ट ऐसी चीज़ है कि सारा दुखड़ा भुला के, जो आपसी सिकवे गिले ईर्ष्या सारी चीज़ें भुला के एक साथ लेके आती है। तो ऐसे मौके, अब ये मेंस का पॉइंट आपका स्टार्ट हो रहा है, ऐसे मौके से क्या है, इंक्लूसिविटी बढ़ती है, सोशल कोहेसन बढ़ता है, ठीक है, सोसाइटी और मजबूत होती है, उनका जो परफॉर्मेंस होता है, उनकी जो यूनिटी होती है वो बहुत स्ट्रेंथन होती है, ठीक है। उसमें स्टैंड अप कॉमेडी कराइए, डांस फेस्टिवल्स कराइए, म्यूजिक इवेंट्स कराइए, स्पोर्टिंग इवेंट्स कराइए,
ठीक है। तो ये सब कलर पर्पल फेस्ट क्यों कहा गया है, पर्पल फेस्ट ही है ना। पर्पल फेस्ट जो कि उसका मतलब नेम है सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी। पर्पल फेस्ट क्यों, पर्पल फेस्ट इसलिए क्योंकि पर्पल जो कलर है ना वो ऑफन एसोसिएट किया जाता है डिसेबिलिटी के साथ, जो दिव्यांगजन हमारे हैं, ठीक है, उनके साथ ये एसोसिएट होता है पर्पल कलर। जनरली लोग, हाँ नहीं वो तो पिंक कलर होता है, पर्पल पर्पल कलर तो इन्हीं के साथ होता है। आई थिंक मैंने कलर भी मिसमैच कर दिया है, ठीक है, शायद पिंक को हम पर्पल समझ रहे थे। कलर का मेरा शायद उतना अच्छा नहीं है, आंकड़ा 36 का होगा शायद। हैज़ बिकम पॉपुलरली यूज इन रिसेंट ईयर्स, ठीक है। दिव्यांगजन जो पहले की मतलब उनको वो कहा जाता था, मतलब ये डिसेबल्ड बोला जाता था, जिससे उसका मुझे करेक्ट वर्ड हिंदी में नहीं आ रहा है, फिर मोदी जी ने उसको दिव्यांगजन बोलना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये अच्छा इनिशिएटिव था, थोड़ा रिस्पेक्टफुल वर्ड होता है, ठीक है, दिव्यांगजन। इसको मतलब एसोसिएट किया जाता है कलर, पर्पल कलर से। ये सिंबलाइज करता है पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय इंडिविजुअल्स विथ डिसेबिलिटीज, ठीक है। जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है उसको सिंबलाइज करता है पर्पल कलर, ठीक है। मुकर्रम जाह बहादुर, ये हैदराबाद के अंतिम निजाम थे जो कि अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले ही एक्सपायर हो गए, ठीक है। छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। हैदराबाद के निजाम आपको पता है 1948 में जल्दी से इंडिया में शामिल नहीं हो रहे थे, तो फिर सरदार पटेल जी ने तिकड़म लगाया, फोर्सेज भेजी, सरेंडर कराया, शामिल कराया। उसी निजाम के वंशज रहे होंगे ये मुकर्रम जाह बहादुर, जो कि आखिरी निजाम थे, वो ख़त्म हो गए। एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा न्यूज़ है ये, बहुत टफ है कि किसी एग्जाम में पूछा जाए, लेकिन हाँ आप अपने मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जरूर जान सकते हैं। शाहरुख खान जो हैं अकेले ऐसे इंडियन हैं जो 4th पोजीशन पे हैं दुनिया की वेल्दीएस्ट रिचेस्ट एक्टर एक्ट्रेसेस में, ठीक है। चौथी पोजीशन पे एक रिपोर्ट आया था वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, अर्थात सांख्यिकी का रिपोर्ट वर्ल्ड का, उसमें जो प्रकाशित हुआ कि शाहरुख खान जी जो हैं वो 4th पोजीशन पे हैं। उनसे नीचे हैं टॉम क्रूज, जैकी चैन और तमाम, टॉम क्रूज का, जैकी चैन का काफ़ी नाम है दुनिया में, लेकिन शाहरुख खान उनसे ज़्यादा अमीर हैं, ठीक है, अमीर लोगों की लिस्ट में। इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर कॉल्ड द ग्रीनो वाटर इंक्यूबेशन फाउंडेशन। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन लेकिन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पहला ग्रीन टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर है, ठीक है, जिसका नाम है ग्रीनो वाटर इंक्यूबेशन फाउंडेशन। जल्दी ओपन होगा ये कहाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT श्रीनगर में, ठीक है। ये 2023 के अंत तक खुलने का चांस है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर। छत्रपति शिवाजी वस्तु संग्रहालय। देखिए छत्रपति शिवाजी वस्तु संग्रहालय मतलब कि म्यूजियम, ठीक है, उसे यूनेस्को अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन मिला है। कल्चरल हेरिटेज आपको पता है, अगर आप महाराष्ट्र के किसी भी लोग को देखें तो आप जान जाएंगे, हाँ उनके पहनावे से ही, उनके कल्चर से ही आपको पता चल जाएगा ये लोग महाराष्ट्र से हैं। काफ़ी लोगों को मिल जाता है, मैं बस खाली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि कल्चरल एक म्यूजियम था वहाँ पे, वस्तु म्यूजियम, जिसका कि छत्रपति शिवाजी वस्तु संग्रहालय उसका नाम है, उसको मिला है यूनेस्को अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन, ठीक है। अगली न्यूज है जल्लीकट्टू इज सेलिब्रेटेड टू वर्शिप कैटल स्टॉक। आपको सबको पता होगा जल्लीकट्टू बहुत ज़्यादा न्यूज में था, ठीक है। उसमें क्या होता कि कभी कभी PILs भी इस पर दाखिल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि जानवरों के खिलाफ जो है क्रूअल्टी होती है, ठीक है। तो जल्लीकट्टू जो फेस्टिवल है जैसे जानवरों पे बेस्ड है, पोंगल के दौरान सेलिब्रेट किया जाता है। खास बात यह है, अच्छा ठीक है, जल्लीकट्टू कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो है तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। और पोंगल के दौरान सेलिब्रेट किया जाता है। पोंगल कब सेलिब्रेट किया जाता है, खास बात ये है
जैसे नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, मकर संक्रांति का दिन होता है 14 जनवरी। इस बार शायद 15 जनवरी था। उसी टाइम पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु में, सदर्न इंडिया में, ठीक है। इसमें दो वर्ड हैं, सल्ली जिसका मतलब होता है कॉइन्स, ये जल्लीकट्टू कहाँ से बना है, और कट्टू का मतलब होता है पैकेज। इसका मतलब ये हुआ कि जानवर के मतलब बुल होता है, उसके सींग पे कुछ सोने के सिक्के या ऐसे मतलब कुछ भी रिवार्ड के तौर पे रखा जाता है, जिससे कि जो लोग उसको मतलब उससे छीनना होता है तो वही उनकी लड़ाई होती है, वही उनकी फाइट होती है, खुद को बचाना भी होता है और बुल से वो चीज़ वो रिवार्ड छीनना होता है, ठीक है। तो यही जल्लीकट्टू है। कभी कभी ऑब्वियस बात है, जानवर और इंसान में लड़ाई होगी तो कितना भी वो हो, पालतू हो, कैसा भी हो, कहीं ना कहीं तो चोट लगने का चांस रहता है। इसी वजह से अभी क्या हुआ था, एक बार ऐसा हो गया था कि जो एरेना होता है, जो स्टेडियम होता है जिसमें ये होता है ना जल्लीकट्टू फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है, वहाँ पे क्या हुआ था, एक जो बुल था उस एरेना को, उस स्टेडियम को क्रॉस करके बाहर चला गया और फिर जाके किसी खंभे में इस तरीके से लड़ गया कि उसको इलेक्ट्रोक्यूशन हो गया, अर्थात बिजली से उसकी मौत हो गई, ठीक है। तो फिर वो बोलते हैं ना क्रूअल्टी टू एनिमल, इस तरीके की शिकायतें गई। फिर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन भी किया था। लेकिन वही चीज़ है, पॉपुलर चीज़ है, और पॉपुलिस्टिक मीजर्स जानते ही हैं, वोट के लिए कुछ भी करेगा। तो फिलहाल चल रहा है। अभी इस बार क्या थोड़ा से गाइडलाइंस जारी की गई थी कि कोरोना को कंसीडर करते हुए थोड़ा संभाल के। सिमिलर फेस्टिवल इज कंपाला ऑफ कर्नाटका, ठीक है। सिमिलर ये कहने का मतलब, लेकिन कंपाला में क्या होता है, जो भैंसों की रेस कराई जाती है, ठीक है, भैंसों की रेस कराई जाती है। इस पर जल्लीकट्टू पे मूवी भी बन चुकी है, और कंपाला पे भी एक बार न्यूज आया था कि एक बंदा इन भैंसों के साथ इस तरीके से दौड़ा था कि वो अगर वैसे ट्रैक पे दौड़ता तो उसेन बोल्ट के पीछे छोड़ देता। फिलहाल आगे चलते हैं। सक्सेस ऑफ वुमनिया ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कमेंस्ड इन न्यू दिल्ली। न्यूज ये है कि ये एक प्रोग्राम था वुमनिया ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया। वुमनिया एक गाना आया था 2014 में शायद, गैंग्स ऑफ वासेपुर आई थिंक उस मूवी का है। ओ उमनिया हा उमनिया करके ना, बदले में रुपया के देवे ना चवनिया, ऐसे करके कुछ था। तो वुमनिया का मतलब क्या होता है, ठीक है। वुमनिया जैसे आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा रीजनल वर्ड है, डेफिनेटली ये रीजनल वर्ड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये वर्ड यूज किया गया है। वुमेन एम्पावरमेंट क्या मतलब, वुमेन एम्पावर्ड वो वुमेन जो रीजनल जगह पे या मतलब रूरल जगह से इनफॉर्मल इकोनॉमी के सेक्टर में अपना कंट्रीब्यूशन कर रही हैं, ठीक है। अब ये वुमनिया के मतलब शब्द को के पीछे का रहस्य आप जानिए। जो इनफॉर्मल सेक्टर्स में इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही हैं उनके लिए एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। GEM जिसको बोलते हैं, GEM, ठीक है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, GEM, ठीक है। आपका ये मेंस पॉइंट है। और वुमनिया ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कम्युनिकेटेड इन न्यू दिल्ली, ये प्रीलिम्स का पॉइंट है, ठीक है। अब क्या होता है, वुमनिया जो ये प्रोग्राम है, ठीक है, 2019 में स्टार्ट किया गया। वो इसलिए स्टार्ट किया गया कि जो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस हैं उसको ओन करें ये वुमेन लोग, ठीक है, उसको रन करें। इनफॉर्मल सेक्टर में क्या क्या हो सकता है आपका, जैसे बम्बू से बनाई हुई जो जो प्रोडक्ट हो गए, या घर का साज सज्जा का सामान हो गया, या फिर और जूट का सामान हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें ऐसे लोकल लेवल पे जो ये लोग बनाएं, उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने उनको एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड किया है, जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। वुमनिया ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये एक ऑर्गेनाइज किया गया न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये सब था इसके बारे में। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। 28th क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड, RRR की इस बार तो जलवे हैं एकदम नाटू नाटू सॉन्ग ने भी यहाँ भी ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता। इसमें एक अवार्ड और मिला RRR को, वो है बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म अवार्ड। ये जब आपको लगता होगा कि जब ऑस्कर मिल गया है RRR के नाटू नाटू को, तो ये क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड क्या मायने रखता है, ठीक है। हो सकता है तो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया ऑस्कर ऑस्कर, तो कोई पॉइंट नहीं रह गया। बहुत ही सस्ता क्वेश्चन पूछना होगा एग्जामिनर को तो वो पूछ लेगा। अदरवाइज RR से रिलेटेड
और भी चीज़ें जहाँ भी अवार्ड मिल रही हैं वो भी डेफिनेटली आपके प्रोबेबल पॉइंट हो सकते हैं। क्रिटिक्स चॉइस का मतलब 2C, CC, ठीक है। अब CC करने का क्या मतलब है? CC करने का मतलब ये है कि क्रिटिक्स चॉइस, आपको ये वर्ड याद होगा कैसे, इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने अपने एक सेशन में इसके बारे में बताया था, गोल्डन ग्लोब, ठीक है, गोल्डन ग्लोब, वो हो गया GG वो उधर हो गया GG और ये हो गया CC। अब ऑस्कर का तो मैं नहीं कह सकता, ऑस्कर अवार्ड तो OA करके हो जाएगा, लेकिन ये जो GG हैं, CC, क्यों ये डबल वर्ड क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये RRR है, ठीक है। तो RRR हो गया, तो ये CC क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड मिला और गोल्डन ग्लोब अवार्ड DG अवार्ड उसको मिला, ठीक है। नाटू नाटू आपको पता ही है। उत्तर प्रदेश टू होस्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023-24 इन द सिटीज ऑफ नोएडा, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, क्या पता आपके यूपी पीसीएस में पूछा जा सकता है, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, ये गेम जो होंगे 2023-24 के नोएडा, लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर में होस्ट किए जाएंगे, ठीक है। ऋतुराज गायकवाड़ ने हिट किया 7 सिक्सेज इन एन ओवर, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हालांकि विजय हजारे ट्रॉफी में, इंटरनेशनल नहीं था ये, विजय हजारे ट्रॉफी में ऋतुराज गायकवाड़ ने 7 छक्के 1 ओवर मारे, ठीक है। मैं बता देता हूँ टीम कौन सी थी। वो टीम जो है जिसके खिलाफ ये मारी वो है अपनी उत्तर प्रदेश की ही टीम है ठीक है। यूपी की टीम के खिलाफ ये मारे थे। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि यूपी की कौन से खिलाड़ी के खिलाफ मारे थे, ठीक है। इंडिया होस्टेड द यूएनएससी मीटिंग ऑन काउंटर टेररिज्म रिसेंटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला। आपको G20 लग रहा है कि हाँ G20 बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार चल रहा है, डेफिनेटली नो डाउट G20 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट यूएनएससी की जो मीटिंग है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि इंडिया 2021 और 22, ठीक है, में इस बार 8th टाइम्स यूएनएससी में उसका चुनाव हुआ था, ठीक है, नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे, ठीक है। नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे इंडिया का चुनाव जो है 8वीं बार, ठीक है। ये खास इन्फॉर्मेशन है, 8th टाइम उसका हुआ। अभी दिसंबर 2022 में उसका कार्यकाल खत्म हुआ, 2021 जनवरी से दिसंबर 2022 में खत्म हुआ। उसमें इंडिया ने बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और काफ़ी कुछ काम करवाया, ठीक है। जैसे कि अफ़गानिस्तान के जो हालात थे उस पर रेजोल्यूशन पास करवाया शांति बहाल करने के लिए। कितना सक्सेस हुआ कितना नहीं वो अलग चीज़ है, ठीक है। जो कोई मक्की करके एक टेररिस्ट था उसको टेररिस्ट घोषित करवाया, ठीक है। यूएनएससी का एक 1267 1267 रिजोल्यूशन करके होता है, ये टेररिस्ट को डिक्लेयर किया जाता है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो उसके अंतर्गत तो उस मक्की को जो उन्होंने टेररिस्ट डिक्लेयर करवाया। अब हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि यूएनएससी या फिर यूएन के बारे में कुछ चीज़ें जान लें। यूएनएससी जो है इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में, ठीक है, 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था। और ये जो है यूनाइटेड नेशन के जो 6 मेन आर्गन्स हैं, 6 मेन आर्गन्स उसमें से एक है। 6 मेन आर्गन्स कौन कौन से? एक तो होगा यही यूएनएससी आपका, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। दूसरा हो गया यूएनजीए, ठीक है, यूएनजीए मतलब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ठीक है। तीसरा हो गया इसका सेक्रेटेरिएट होता है, ट्रस्टीशिप काउंसिल हो गया चौथा, ठीक है। पांचवा हो गया इकोसोक करके होता है, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसोक, ठीक। ये तो 5 ऐसे ऑर्गन हो गए यूनाइटेड नेशंस के जिनका के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, ठीक है। लेकिन छठवां जो ऑर्गन है इंटरनेशनल पीस ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नीदरलैंड के हेग में, ठीक ये थोड़ा अलग है, मैं इसको पिछले वीडियोज़ में भी इंक्लूड कर चुका हूँ
तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो यूएनएससी के बारे में आपको जानना चाहिए। 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स में कौन कौन है? यूएसए हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, रसिया हो गया एंड चाइना हो गया। ठीक है। इंडिया भी लगातार कोशिश कर रहा है कि उसको भी मिला, लेकिन देने वाले कोई अपने पावर में बंटवारा नहीं चाहता ना, इसलिए इंडिया को मिल नहीं पा रहा। ज़्यादा लंबा ना करते हुए अगले लास्ट स्लाइड में देखते हैं। विराट कोहली बीट्स महिला जयवर्धने टू बिकम 5th हाईएस्ट रन स्कोरर इन ओडीआई क्रिकेट। विराट कोहली हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। अभी हाल ही में उन्होंने महिला जयवर्धने को पीछे छोड़ते हुए 5वें सबसे ज़्यादा रन स्कोरर हो गए ओडीआई वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में। ठीक है, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेशन। आशा करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। मैंने कोशिश किया है कि थोड़ा सा एनर्जी इंक्लूड करूँ। ठीक है, तो मज़ा आया हो तो डेफिनेटली लाइक करिए, कमेंट करिए और बताइए क्या पॉइंट अच्छा लगा और क्या और आप इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने मित्रों के साथ। और अगर आप नए हैं तो वही सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।